दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज पर। आज की इस वीडियो में डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी 3 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर तुर्की से आ रही है, जिसने बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद अब नेपाल के अंदर भी अपनी मौजूदगी बढ़ाना शुरू कर दिया है और मस्जिद मदरसा के जरिए भारत विरोधी गतिविधियां उसने शुरू की है। किस तरह से तुर्की भारत के अंदर साजिश रच रहा है, इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण डिफेंस डील अब फाइनली कांगो के साथ साइन हो गई है और वह भारत से एंटी ड्रोन सिस्टम यानी D4, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में भी काफी अहम भूमिका निभाई, उसको खरीदा है। वहीं अंतिम खबर अमेरिका से आ रही है, जिसने 35% टैरिफ कनाडा पर लगाने का ऐलान किया है। इन तीनों खबरों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं भारत तुर्की नेपाल की। भारत जैसे जैसे कॉकेसस रीजन, ब्लैक सी और एजियन सागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाता जा रहा है और साइप्रस, ग्रीस, अर्मीनिया के माध्यम से तुर्की की घेराबंदी कर रहा है, यही चीज अब तुर्की भारत के पड़ोसी देशों में कर रहा है। अभी तक पाकिस्तान और बांग्लादेश में उसकी मौजूदगी बड़े पैमाने पर दर्ज की गई थी। अभी 3 दिन पहले ही एक बड़े डिफेंस डेलीगेशन का दौरा बांग्लादेश के अंदर तुर्की के द्वारा किया गया। वहीं अब नेपाल के अंदर से खुफिया रिपोर्ट में कई बड़े दावे तुर्की को लेकर किए गए हैं। नेपाल और भारत के बीच खुली सीमा हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, लेकिन अब तुर्की और पाकिस्तान की सक्रियता इस क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की अब नेपाल में धीरे धीरे अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक जटिल चुनौती खड़ी कर रहा है। ये चुनौती सिर्फ कूटनीतिक या राजनीतिक नहीं, बल्कि धार्मिक, सामाजिक और सुरक्षा के नजरिए से भी बेहद खतरनाक बनती जा रही है। नेपाल के सीमावर्ती इलाकों, जो भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं, वहां तेजी से तुर्की और पाकिस्तान समर्थित मस्जिदों, मदरसों और इस्लामिक संगठनों का विस्तार हो रहा है। ये संस्थाएं सिर्फ धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इन पर आरोप है कि ये भारत विरोधी विचारधारा को बढ़ावा देती है और उग्रवादियों को पनाह देने का काम भी करती है। रिपोर्ट में खास तौर पर तुर्की की एक NGO IHH यानी फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के नाम सामने आया है, जो तुर्की सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियों से जुड़ी हुई बताई जाती है। यही संस्था नेपाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में मस्जिदें, मदरसा, अनाथालय और इस्लामिक सेंटर बनवा रही है। IHH नेपाल के एक लोकल संगठन इस्लामिक संघ नेपाल के साथ मिलकर काम कर रही है, जिस पर पहले भी जिहादी गतिविधियों से जुड़े होने के आरोप लग चुके हैं। इस साझेदारी के जरिए तुर्की एक तरफ ह्यूमैनिटेरियन मदद का चोला पहनता है, वहीं दूसरी ओर धीरे धीरे धार्मिक कट्टरता और राजनीतिक इस्लाम की विचारधारा को फैला रहा है। इन गतिविधियों में तुर्की की राज्य विकास एजेंसी टिका और खुफिया एजेंसी MIT भी शामिल मानी जा रही है। सादत नामक एक तुर्की पैरामिलिट्री संगठन की मौजूदगी ISN के साथ मिलकर नेपाल में संभावित मिलिशिया ट्रेनिंग और गुप्त ऑपरेशनों की आशंका को और गहरा कर देती है। जहां पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ खुली दुश्मनी दिखाता रहा है, वहीं तुर्की की रणनीति कुछ अलग है। वह सॉफ्ट पावर यानी मानवीय मदद और सांस्कृतिक संबंधों की आड़ में धीरे धीरे कट्टर विचारधारा को फैलाने का काम कर रहा है। इससे भारत के सीमावर्ती इलाकों में विचारधारात्मक कट्टरता बढ़ सकती है, लोगों की सोच को बदला जा सकता है और इन क्षेत्रों को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए तैयार किया जा सकता है। पाकिस्तान की भूमिका भी इसमें कम गंभीर नहीं है। ISI यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी लगातार नेपाल की सीमा से सटे इलाकों में मदरसे और मस्जिदों के निर्माण को फंडिंग दे रहा है। 2018 से 2021 के बीच नेपाल के उन प्रांतों में जो भारत से सटे हैं, मस्जिदों की संख्या 760 से बढ़कर 1000 हो गई है और मदरसों की संख्या 508 से बढ़कर 645 तक पहुंच गई। ये धार्मिक संस्थाएं अब केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रही, बल्कि इन पर आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोगों को पनाह देने का आरोप है। भारत और नेपाल के बीच की सीमा काफी खुली और लंबी है और इसमें ज्यादातर हिस्से में कोई बाढ़ या कड़ी निगरानी नहीं है। यही वजह है कि लोग पैसा और यहाँ तक कि अवैध सामान भी इस रास्ते से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। इसी रास्ते का फायदा पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैसे इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद उठा रहे हैं। नेपाल में
कई गेस्ट हाउस और मदरसे ऐसे हैं जहां बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए आतंकी छिपते हैं और भारत में घुसपैठ की योजना बनाते हैं। एक और बड़ी चिंता है नेपाल के सीमावर्ती गांवों में आबादी का बदलता स्वरूप। रिपोर्ट बताती है कि कई इलाकों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है और कई गांवों में अब इस्लामिक प्रतीक ज्यादा दिखते हैं हिंदू प्रतीकों की तुलना में। भारतीय खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ये बदलाव अचानक नहीं बल्कि योजनाबद्ध है, ताकि स्थानीय स्तर पर ऐसे लोगों का नेटवर्क तैयार किया जा सके जो बाद में भारत विरोधी कामों में इस्तेमाल किए जा सके। भारत ने इस खतरे को पहचानते हुए कई कदम उठाए हैं। बॉर्डर से 10-15 किलोमीटर के इलाकों में स्थित गैर कानूनी मदरसों और मस्जिदों को तोड़ा गया है, अवैध इमारतों को हटाया गया है और बिना इजाजत चल रही संस्थाओं को भी बंद किया गया है। ये कदम कानून व्यवस्था को बहाल करने और संभावित कट्टरपंथी ठिकानों को खत्म करने के लिए जरूरी थे, लेकिन इन समस्याओं की जड़ें विदेशी फंडिंग, खुली सीमाएं और स्थानीय स्तर की नाराजगी अब भी बनी हुई है। इनसे निपटने के लिए लगातार सतर्कता और नेपाल के साथ मिलकर काम करना बेहद जरूरी है। तुर्की और पाकिस्तान की नेपाल में बढ़ती गतिविधियां सिर्फ वहां की राजनीति को नहीं बल्कि सीधे भारत की आंतरिक सुरक्षा और क्षेत्रीय हितों को चुनौती दे रही है। धार्मिक संस्थानों के जरिए, आर्थिक मदद के जरिए और स्थानीय नाराजगी का फायदा उठाकर ये देश एक नई सीमा रेखा खींचने की कोशिश कर रहे हैं जो भारत के लिए खतरनाक हो सकती है। ऐसे में भारत को अपनी रणनीति और मजबूत करनी होगी ताकि एक तरफ सुरक्षा बनी रहे और दूसरी तरफ सामाजिक संतुलन और धार्मिक स्वतंत्रता भी कायम रहे। भारत जिस तरह से बांग्लादेश से सटी अपनी सीमा को सील कर रहा है, क्या अब समय आ गया है कि भारत को नेपाल में भी ऐसा ही करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि भारत और कोंगो के बीच साइन हुई एक बड़ी डील को लेकर है। दरअसल कोंगो के एक पूर्वी इलाके में हालात काफी खराब है। यहाँ M23 नाम का एक विद्रोही समूह एक्टिव है जो छोटे छोटे ड्रोन का इस्तेमाल करके सेना और आम लोगों पर नजर रखता है या उनके ऊपर हमला करता है। वहीं अब इस खतरे से निपटने के लिए कोंगो की सरकार ने भारत की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी BEL को एक खास सिस्टम देने का ऑर्डर दिया है। इस सिस्टम का नाम है D4 इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम यानी D4 ड्रोन पकड़ने और गिराने वाला सिस्टम। कोंगो की सेना को इन ड्रोन से काफी परेशानी हो रही थी, खासकर चिमेरा 7 Pro V2 नाम का मिनी ड्रोन जिसे M23 विद्रोही बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ड्रोन बहुत छोटा होता है, जल्दी उड़ता है और नजरों से भी छिपा रहता है। इसका काम है इलाके की जानकारी लेना, निगरानी करना और कभी कभी हमला भी करना। इससे सेना के लिए इलाके में शांति बनाए रखना और मुश्किल हो गया है। कोंगो की सरकार को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो भरोसेमंद हो, जल्दी काम करे और गलती ना करे। भारत का D4 सिस्टम इसी जरूरत को पूरा करता है। इस सिस्टम को भारत के DRDO और BEL ने मिलकर बनाया है। ये सिस्टम दो तरीकों से काम करता है। पहला तरीका सॉफ्ट किल, इसमें सिस्टम ड्रोन के सिग्नल यानी उसके कम्युनिकेशन और GPS सिस्टम को जाम कर देता है। इससे ड्रोन रास्ता भटक जाता है या गिर जाता है। दूसरा तरीका हार्ड किल, अगर ड्रोन ज्यादा खतरा बन जाए तो ये सिस्टम लेजर से ड्रोन को सीधा निशाना बनाकर गिरा देता है। ये सिस्टम 2 से 5 किलोमीटर के इलाके में काम करता है और एक साथ कई ड्रोन को पकड़ सकता है। इसकी खास बात यह है कि ये छोटे और बहुत तेजी से उड़ने वाले ड्रोन को भी पहचान लेता है और तुरंत एक्शन लेता है। कोंगो की सेना को इससे बहुत फायदा होगा। अब उन्हें बाहर के ऑपरेटरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि BEL कोंगो के सैनिकों को ट्रेनिंग भी देगा कि इस सिस्टम को कैसे चलाना है। इससे उनकी हवाई सुरक्षा मजबूत होगी और आम लोग भी ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। भारत और कोंगो के बीच ये डील सिर्फ एक सौदा नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि भारत अब दुनिया के दूसरे देशों की मदद करने की ताकत रखता है। पहले भारत अपनी सेना के लिए हथियार और सिस्टम बनाता था, लेकिन अब वह दूसरे देशों को भी टेक्नोलॉजी दे रहा है। BEL का D4 सिस्टम दुनिया के लिए एक मिसाल बन रहा है। ये दिखाता है कि भारत की रक्षा तकनीक अब बहुत आगे निकल चुकी है। मेक इन इंडिया अब मेक फॉर वर्ल्ड बन चुका है। बहरहाल बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। अमेरिका और कनाडा दोनों के बीच व्यापार तकरीबन $850 बिलियन का होता है, यानी कि ये तकरीबन $1 ट्रिलियन को टच करने के काफी करीब है। लेकिन अब इसमें बड़ी रुकावट आने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई है कि अमेरिका कनाडा के ऊपर 35% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा, जिससे $450 बिलियन का सामान जो कनाडा अमेरिका को भेजता है वह काफी महंगे हो जाएंगे और इससे उनकी डिमांड अमेरिका में कम होगी और व्यापार पर इसका
काफी असर पड़ेगा। अमेरिका के द्वारा न सिर्फ दूसरे देशों के खिलाफ इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, बल्कि अपने मित्र देशों के साथ भी इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे अमेरिका की पॉलिसी पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।